हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम 5th सेम की एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की बुक से चैप्टर ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो आज की वीडियो में हम ये चैप्टर को एकदम कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइस, ऑलरेडी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे यूनिट 1 का एंड यूनिट 2 का। तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कर लेना। और गाइस, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, बेसिकली हम इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक है ग्रोथ एंड दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ मान लो अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, सपोज करो आप सोप बेचते हो, आप अपने लोकल मार्केट में बेचते थे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी जो सेल्स ज़्यादा होने लगी, इनकम ज़्यादा आई, आपने एक बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिया। अब आपका जो सोप है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया जा रहा है, ठीक है। अब आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती गई, ठीक है, बढ़ती रही। अब आपके पास इनकम आई, आपने और पैसा लगाया, अब वो अलग अलग देशों में भी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है। पहले हमने छोटे स्तर से शुरू किया, आपने स्मॉल लेवल से शुरू किया, अब आप अलग अलग देशों का भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपका जो बिज़नेस है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो कैसे ग्रो करेगा। मतलब चाहे आपका बड़ा ही बिजनेस क्यों ना हो, आप ये सोचोगे कि मान लो, अब अगर इसका एग्जांपल ले सकते हो, रिलायंस का आप देखोगे, रिलायंस फ्रेश जो वहाँ पे आपको सब्जियाँ मिल जाती हैं, ग्रोसरीज मिल जाती हैं, जियो मार्ट पे भी आप मंगवा सकते हो, इनका सिम भी है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं। ये क्या है? ये ग्रोथ है। पहले तो नहीं ऐसा होता था, फिर जियो आया, ठीक है, अब जियो मार्ट आया। ये क्या है? धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है बिज़नेस की। चाहे बिज़नेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है गाइस आपका डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या होता है? जियो का ये एग्जांपल लो। पहले इनके रिलायंस के सिम आते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने जियो लॉन्च किया। अब अगर हम जियो लॉन्च किया, अब जो अंबानीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि हर सेक्टर में हमारा काम हो। अब वो ग्रोसरीज, चाहे आपने सब्जियां मंगानी हो, फ्रूट्स मंगाने हो, फ्रूट्स लेने हो, क्लोथ्स लेने हो, वो आपको रिलायंस के जो ये स्टोर्स बने होते हैं उन पे मिल जाता है, जियो मार्ट पे मिल जाता है, जियो सिनेमा आप देख सकते हो, है ना, उसमें आप फिल्म्स वगैरह देख सकते हो। तो ये क्या है? डिवर्सिफिकेशन है। मतलब पहले इनका एक ही मार्केट पे टारगेट था, जैसे ये सिम बनाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? डिवर्सिफाइड किया। डिवर्सिफाई मतलब जैसे आप देखते हो ना कि अगर हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये डिवर्ट हो रहा है ये एरिया, ठीक है। मतलब कि उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। मतलब एक मार्केट पे वे काम कर रहे थे, ठीक है, हम एक मार्केट पे वो काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल्स की मार्केट पे काम कर रहे थे, मोबाइल्स के सिम, जियो के सिम आने लग गए, जियो का मोबाइल्स आने लग गए, ठीक है, इनकी ग्रोसरीज बिकती हैं, कपड़े बिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? डिवर्सिफिकेशन। मतलब एक मार्केट से आपने हट के दूसरी मार्केट में भी काम करना है। तो ये था ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन का मीनिंग। अब हम करने वाले हैं ग्रोथ स्ट्रेटजीज डिफाइंड बाय IGOR, ठीक है। तो ये करने वाले हैं ग्रोथ स्ट्रेटजीज। सबसे पहली है कि 4 स्ट्रेटजीज है मेनली। फर्स्ट है मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन का क्या मतलब है गाइस? कि हम मतलब जो हमारा मान लो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो हम स्पेसिफिक मार्केट में क्या करना है? सक्सेसफुली सेल कर पाए। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लो, आप शैम्पू की कंपनी है आपकी, आप चाहते हो कि वो जो शैम्पू की मार्केट है, आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड वो चाहते हो कि आप सक्सेसफुली, अगर वो शैम्पू की कंपनी आपके जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, ठीक है, मशहूर ब्रांड्स हैं, उनके बीच अच्छी तरीके से चल रही है। मतलब आपका जो मेन मोटिव क्या है इसमें? आपके जो ब्रांड को एक स्पेसिफिक मार्केट में सक्सेसफुली सेल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट डेवलपमेंट। अब जो आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी इस तरीके के होनी चाहिए ताकि जो आप नए नए मार्केट सेगमेंट्स को डेवलप कर सको, ठीक है। इसमें क्या, आप सेम ही प्रोडक्ट आपका रहेगा, उसको आप क्या करोगे? डिवर्सिफाई कर दोगे, मतलब अलग अलग कर दोगे। फॉर एग्जांपल, आप एक शैम्पू बना रहे हो, ठीक है, आपका नॉर्मल शैम्पू आता था, फिर आपने क्या किया? जिसके हेयर फॉल्स हो रहे हैं वो ये वाला शैम्पू यूज़ करें, कर्ली हेयर्स ये वाला करें, सिल्की हेयर्स ये करें, ठीक है, साथ में हमने कंडीशनर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने एक न्यू मार्केट में ऐड की। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप क्या करोगे? न्यू प्रोडक्ट लाओगे मार्केट में जो ऑलरेडी नहीं होगा मार्केट में, या होगा आप उसमें कोई न्यू फीचर्स लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, आप अब मान लो आप शैम्पू बनाते थे या आप सोप बनाते थे, आपने क्रीम बनाना शुरू कर दिया, एक टारगेट मार्केट आपने चेंज कर ली, है ना। अब आप
सोप बनाते थे, आपने क्रीम बनानी शुरू कर दी, सनस्क्रीन बनानी शुरू कर दी, कंडीशनर बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, डिवर्सिफाइड मार्केट। पहले लोग आपको जानते थे आपके सोप के लिए, ठीक है, अब आपको लोग आपके शैम्पूज़ के लिए भी जानेंगे, कंडीशनर्स के लिए भी जानेंगे, क्रीम के लिए भी जानेंगे, ठीक है। तो ये थी ग्रोथ स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है गाइस कोजेज़ ऑफ ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन, ठीक है, क्या कोजेज़ हैं ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन के। फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड प्राइस वॉर। अगर गाइस आपकी, अब मान लो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ज़रूरी नहीं है वो आज लॉन्च किया और कल वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और सेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट, छोटे से छोटा प्रोडक्ट उठा लो, पेन उठा लो, कितनी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, कितना कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। मतलब छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ उठाओगे ना, बहुत कंपटीशन है। तो अगर आपकी जो ग्रोथ है आप डिवर्सिफाई करते हो, पहले आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, आपने और प्रोडक्ट बनाने लग गए, पूरी रेंज ले आए, ठीक है आप, तो इससे क्या होगा, जो कंपटीशन है एंड प्राइस वार है वो क्या होगी, एलिमिनेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेसेस। तो गाइस इसमें क्या होगा, ये हमें मोटिवेट करेगा कि हमें ग्रोथ करनी है। एक फर्म है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, डिवर्सिफाई करेगी अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि उसकी जो क्या कहते हैं, मतलब उसकी सेल्स है वो इंक्रीज हो, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे करेंगे, न्यू टेक्निक्स प्रोडक्शन की लाएंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से बिके और लार्ज स्केल बिजनेस बन जाए। नेक्स्ट है इफेक्ट टू ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल मेन क्या होता है, जैसे कि अब देखोगे मार्केट्स में कई बार बूम आता है, रिग्रेशंस आते हैं, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एकदम रिग्रेशन आ जाता है। तो ये सारा क्या होता है, ट्रेड साइकिल होता है, ठीक है। इससे हमारे इफेक्ट भी पड़ता है, अगर ग्रोथ होगी हमारी तो बेसिकली ट्रेड साइकिल पे हमारा इफेक्ट बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि प्राइसेस को कम रखें, डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस भी हम थोड़े बढ़ा देंगे और अपनी सप्लाई भी बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब गाइज देखो, कंपनीज जैसे मैंने आपको किया, चाहे एक पेन ले लो, बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें राइज करना, मतलब कि ग्रोथ करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो हम छोटा सा बिजनेस खोल के बैठ गए, हमने 10 लाख की या 10-20 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट लगा दी, पैसा हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, कुछ फ़ायदा है उसका, जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे, डिवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रोथ नहीं होगी और हमारा बिजनेस वहीं का वही रह जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर हम चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, ठीक है, इंक्रीज्ड हो, नेशनल एंड इंटरनेशनल में जो मार्केट्स में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर चाहते हैं हमारा जो बिज़नेस है उसका हिस्सा बने, तो हमें ग्रोथ है, डिवर्सिफिकेशन तो करना ही करना है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, है ना, उसके लिए लार्ज अमाउंट रिसोर्सेज भी नीड होते हैं। अब उस लार्ज अमाउंट रिसोर्सेज को लेने के लिए पैसे भी चाहिए, ठीक है। तो उस पैसे को हम किस तरीके से कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करके, ग्रोथ करके, डिवर्सिफाई करके, ठीक है। और हमने टेक्नोलॉजिकल जैसे अपना प्रोडक्शन का जो हम जिस तरीके से बना रहे हैं उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, बढ़िया कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल। अब मॉडर्न बिजनेस अगर हम आज की बात करें, अगर चाहे गाइस हम बिग साइज़ का बिजनेस खोलें, चाहे शॉर्ट मतलब स्मॉल साइज़ का खोलें, बट हमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, फंड्स चाहिए, ठीक है। तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए भी ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ एंड प्रोडक्शन पॉलिसी। का इस टैरिफ्स क्या होता है, अगर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं, टैक्सेस लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कोज है कि हमें ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका ब्रेथ ऑफ एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट। तो गाइस इसमें आपका क्या आ जाता है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि इंडिया की, अगर हम अर्ली स्टेज एक कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास टैलेंट की स्कार्सिटी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कई आप देखोगे छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं, उन सभी के डायरेक्टर्स कॉमन होते हैं। मान लो ABCD कंपनी है, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, उसमें डायरेक्टर है M, उस पर्सन का नाम है M, ठीक है। अब वो जो M पर्सन है वो सभी का डायरेक्टर है, उसके पास सभी की नॉलेज है, वो किसी और पर्सन को जाके बता सकता है हमारी कंपनी की स्ट्रेटजीज, ठीक है, सब कुछ बता सकता है। उससे क्या होगा, हमारा जो कॉमन कंट्रोल है हमारी फर्म पे या बिजनेस पे, वो क्या होगा, इधर उधर चला जाएगा। नेक्स्ट है डिज़ायर टू इंजॉय मोनोपोली पावर। अब जो गाइज अगर आप बिज़नेस ग्रोथ चाहते हो तो आपकी मोनोपोली होना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि मोनोपोली के बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। तो गाइज सबसे पहले बताऊँ मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है, मान लो
किसी को पेन के बारे में नहीं पता, ठीक है, सपोज करो किसी ने कभी पेन देखा नहीं ना बनाया है, आप पहली कंपनी हो जिसने पेन लाया, तो वो मोनोपोली। अभी तक मान लो 2 साल तक कोई पेन की कंपनी नहीं आई, अगर आप 10 रुपये का भी पेन बेचोगे ना आराम से बिकेगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं। अब मान लो तीसरे साल एक और कंपनी आई थी 5 रुपये का पेन दे रही है, कितनी सारी कंपनीज आ जाती है, मोनोपोली खत्म हो जाती है। बट अगर आपकी किसी भी चीज़ में मोनोपोली होगी ना, उसका बेनिफिट या आप कह सकते हो इनकम सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए या लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी मोनोपोली और प्राइजेज एंड इनकम है जो वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे हैं ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसा ही है, अगर आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हो तो उसी जैसे सेम एक बारी फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसका पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, राइट। एक न्यू प्रोडक्ट हमने बनाया, उसको टेस्ट वगैरह किया, सर्वे वगैरह किया और उसके बाद क्या किया, उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया। फिर क्या होगा, इंट्रोडक्शन जब वो टाइम पीरियड होगा, इंट्रोडक्शन में वो ना ज़्यादा बिकेगा ना कुछ, फिर ग्रोथ आएगा। ग्रोथ में वो धीरे धीरे उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ने लग जाएगी, वो धीरे धीरे बिकने लग जाएगा। फिर क्या होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत प्रोडक्ट बिक रहा है, बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है। उसके बाद आएगी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होगा कि जो आपकी सेल्स हैं या आपकी इनकम है वो इंक्रीज होंगी बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो डाउनफॉल चले जाएगा। कोई कंपनी नहीं चाहती वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च के सबसे पहले उसकी इनकम बहुत ज़्यादा एकदम वो डिक्लाइन चल जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट जो भी हम ला रहे हैं उसमें चेंजेस करने होंगे, इस तरीके से चेंजेस करने होंगे या फीचर्स ऐड करने होंगे जिससे वो हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट को खरीदता रहे। ग्रोथ एरिया में ही या एक्सपेंशन एरिया में ही हमारी लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की रहे। नेक्स्ट है इस टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में है पहला एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करोगे, जिससे क्या होगा, आप अपनी ओल्ड मशीनरी को न्यू मशीनरी के साथ बदल दोगे, सपोज करो, ठीक है। या फिर जिस तरीके से पुराने मेथड्स प्रोडक्शन के यूज़ कर रहे थे आपने न्यू मेथड प्रोडक्शन के यूज़ करे, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, अच्छा बिकेगा और अच्छी इनकम एंड सेल आएगी। अब इसमें भी टाइप्स हैं। पहला है एक्सपेंशन थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा, आप अपने प्राइजेस को डिक्रीज़ कर दोगे जिससे आपकी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपकी गाइस डिमांड इंक्रीज़ होगी तब आप अपनी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर दोगे, जिससे आपके जो प्रोडक्ट की सेल है वो ज़्यादा होगी और आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन थ्रू मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट जैसे मैंने गाइस आपको अभी बताया था, हमने थोड़ी देर पहले ये टॉपिक किया। मार्केट डेवलपमेंट में क्या करोगे, आप मान लो सॉप बनाते थे, आपने क्या किया, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट बना लिया, क्रीम बना ली, फेस वॉश बना लिया, ठीक है। मतलब अपने मार्केट डेवलप करनी है, न्यू न्यू मार्केट डेवलपमेंट आपने कर लेनी है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया या फिर एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर लिया। अब गाइस है एडवांटेज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है इट इज़ ए नेचुरल एंड ग्रेजुअल मेथड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, हम आराम से अपने ग्रोथ को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा है द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एंटरप्राइजेज विदाउट मेकिंग मेजर चेंजेस। विदाउट एनी चेंजेस, मेजर चेंजेस हम करते हुए अपनी एंटरप्राइज में आराम से ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्टिव यूज़ हम रिसोर्सेज का कर सकते हैं एक्सपेंशन के थ्रू। और गाइज एंटरप्राइज ईजिली क्या कर सकती हैं, अपनी ग्रोथ को क्या करती हैं, मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंशन। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये अगर हम सेम लाइन सेम प्रोडक्ट की कर रहे हैं वहीं पे लिमिट होता है ये, ठीक है। ये कंपटीशन स्ट्रेंथ को क्या करता है, वीक करता है। नेक्स्ट है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया, सेम ही पॉइंट्स हैं। डिवर्सिफिकेशन में क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट में कुछ सर्विसेज हैं या फिर अपने प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड कर दोगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे उससे मिलता जुलता। अब इसमें टाइप्स हैं डिवर्सिफिकेशन के। पहला है हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन में क्या होगा, आप सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट का बना रहे हो, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अंडर दिस टाइप ऑफ डिवर्सिफिकेशन दिस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मार्केट इंक्लूडेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और मार्केट। इस डिवर्सिफिकेशन में क्या होगा, आप सेम तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, मिलता जुलता थोड़ा बहुत बना दोगे। जैसे शैम्पू बना रहे हो, थोड़े इसके फ्लेवर्स में चेंजेस कर दिया, या ये हेयर फॉल्स के लिए, ये ड्राई हेयर्स के लिए, ये सिल्की हेयर्स के लिए, इस तरीके से कर दोगे। उसके बाद है आपका टाइप दूसरा वर्टिकल डिवर्सिफिकेशन। वर्टिकल डिवर्सिफिकेशन में गाइस क्या होगा, ये इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाओगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम किसी के साथ एक दूसरे के साथ ले सकते हैं। जैसे शैम्पू के साथ आप कंडीशनर लेते हो, है ना, उस तरीके से आपकी कंपनी शैम्पू बनाती है, साथ में आपने कंडीशनर भी लाना मतलब बेचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है
कॉन्सेंट्रिक डिवर्सिफिकेशन, इसमें क्या होगा, जैसे कि आप मेजर मान लो आपका जो बिज़नेस है जिस तरीके से रिलेट कर रहे हैं ना, उसके साथ ही आप न्यू टेक्नोलॉजी लगा के एक और चीज़ कर दोगे। जैसे आप टी की, आपकी जो कंपनी थी वो टी बेचती थी, चाय बेचती थी, चाय पत्ती, ठीक है, आपने क्या किया, कॉफ़ी बेचना भी शुरू कर दिया, कॉफ़ी भी आपने बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट डिवर्सिफिकेशन, इसमें क्या होगा, ये एकदम उलट है। इसमें आप एक न्यू प्रोडक्ट ही बनाओगे। जैसे मान लो अगर आप शैम्पू बनाते हैं ना, आप क्या करोगे, टी शर्ट्स बनाने लग जाओगे, एकदम डिफरेंट, रिलेट नहीं होगा आपके रिलेटेड प्रोडक्ट से। मतलब मान लो आप शैम्पू बनाते हो, शैम्पू को के कपड़ों से रिलेट है नहीं है ना, तो एकदम अलग से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे क्या कहते हैं, ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ग्रोथ में मर्जर और अमलगामेशन। मर्जर और अमलगामेशन क्या होता है, आपने 4th सेम में पढ़ा होगा। अमलगामेशन का मतलब होता है ये क्या, दो कंपनीज इकट्ठी हो जाए। अब आपने सुना होगा वोडाफोन एंड आइडिया, ये दो कंपनीज क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी। एंड अब ये वोडाफोन एंड आइडिया क्या बन चुकी हैं, वी बन चुकी हैं। आप देखोगे ना, अगर आपके पास वोडाफोन या आइडिया का सिम होगा, पहले वोडाफोन या आइडिया लिखा आता था, बट अब वहाँ पे वी लिखा आता है, वी फॉर वोडाफोन एंड आई फॉर आइडिया। तो ये कंपनीज क्या हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी है। बेसिकली ये मर्ज क्यों होती हैं, इकट्ठी क्यों होती हैं, दो या तीन, दो से ज़्यादा भी कंपनीज हो सकती हैं, बट अगर दो ये कंपनीज हैं वो मर्ज क्यों होती है, मर्ज इसलिए होती है, मान लो एक कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, दूसरी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जा रही होती है, तो जो ज़्यादा कंपनी, जो ज़्यादा बिग प्लेयर्स होते हैं वो इसे बाय कर लेती हैं, और वो कंपनी का नाम भी रहता है। कई बार ऐसा भी होता है हम न्यू कंपनी भी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अमलगामेशन में आपको पता है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, इसमें गाइस क्या करोगे, दो से ज़्यादा कंपनीज क्या होंगी, अब्जॉर्ब करेंगी, मतलब वो लिक्विडेट कर देंगी, अपनी सारी आइडेंटिटी लॉस कर देंगी। मान लो उनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं चला, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, एकदम ख़त्म ही हो जाएंगी। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या करोगे, दो से ज़्यादा कंपनीज क्या होंगी, कंबाइन होंगी, और उससे क्या होगा, एक न्यू कंपनी फॉर्म कर देंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि दोनों या तीनों कंपनीज़ के जो फंड्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी इकट्ठी हो जाएगी, और क्या होगा, वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, है ना। तो इसमें कंसोलिडेशन में क्या आता है, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब कोई कंपनी नहीं चल रही थी, मान लो ए एंड बी कंपनी लिमिटेड, समझा देती हूँ आपको। एक कंपनी थी ए लिमिटेड, दूसरी थी बी लिमिटेड। अब जो ए वाली कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही थी, उसकी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज थे, बट बी कंपनी की अगर बात करें, उनका कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मतलब उनका हो सकता था, बट अगर उनके पास फंड्स हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, तो क्या करते हैं, ए सोचता है कि इनकी कंपनी अच्छी है, अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा ना तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करता है, ए बी की कंपनी खरीद लेता है, ठीक है। ये होती है टेक ओवर कर ली। दूसरा है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है गाइस, ये भी अपने 4th सेम में पढ़ा था, जिसमें होल्डिंग कंपनी, अगर किसी कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के 51% शेयर्स होते हैं तो उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और दूसरी जिसके पास 49% या उससे कम शेयर्स होते हैं उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस एडवांटेजेस ऑफ मर्जर। मर्ज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है, पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अगर इकट्ठी होंगी तो उनके रिसोर्सेज, मनी, फंड सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वो अच्छा, अगर मान लो उनका फंड्स हैं वो दुगने हो गए, उनका प्रॉफिट भी तो दुगना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़। ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़ में क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर मान लो एक या दो कंपनीज़ हैं, उनमें से एक बहुत बढ़िया कंपनी होती है, और उसके कारण जो डूब कंपनी वो भी अच्छी तरीके से चलने लगती है। उसके बाद है गाइस आपका साइनर्जी। साइनर्जी में क्या है, इसका मतलब है 1 + 1 > 2, मतलब कह सकते हो ना, जैसे हम कहते हैं एक से भले दो। अगर हमारे पास पहले एक चीज़ थी, फंड्स ऐसे थे, ठीक है, सब कुछ इकट्ठा होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो भी बढ़िया आएगा, प्रॉफिट बढ़िया आएगा, और रेवेन्यू भी बढ़िया आएगी। ग्रोथ तो होएगी, ठीक है। एक कंपनी डूब रही थी, दूसरे ने उसे खरीद लिया, ये दोनों डूब रही थी, दोनों इकट्ठे हो गए, अगर काम करोगे तो अच्छी तरीके से होगा। अब कोई भी वर्क है, अगर आप अकेले करोगे आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कोई भी, चाहे आप होमवर्क ही लगा लो, अपना कोई असाइनमेंट लगा लो, अब एक जना बैठ के कर रहे हो 1-2 घंटे में करोगे, वही 2 जने बैठ के कर रहे हो वो आधे घंटे या 1 घंटे में कर लोगे, ठीक है। जल्दी भी कर लोगे और काम भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। डिवर्सिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, इस वीडियो में 2-3 बार ये टॉपिक आ गया है ना। आप एक ही मतलब आप जिस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हो उससे अलग कोई प्रोडक्ट बना लिया, शैम्पू बना रहे हो, क्रीम बना लो, सोप बना लो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड्स भी आपका एक मतलब टैक्सेस शील्ड्स में इसमें क्या होगा, अगर मान लो एक कंपनी है वो लॉस कर रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, और दूसरी ने क्या कर दिया, उसके पास टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करना है, और दूसरी कंपनी जिसने उसे टेक ओवर किया, अब दोनों कंपनी इकट्ठी हो गई, तो अब वो क्या होगा, जो टैक्सेस वगैरह, जो भी पेमेंट वगैरह है वो दोनों मिल के देंगे, ठीक है, एक पे बर्डन नहीं आएगा, ठीक है।
वैल्यू इंक्रीज़ होगी कंपनी की, कंपटीशन है वो एलिमिनेट होगा। मान लो दो कंपनी से एक तरीके का प्रोडक्ट बनाती थी, वो क्या हुआ, मर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई, अब कंपटीशन नहीं खत्म है, दोनों मिलकर काम करेंगी, अच्छी तरीके से काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर मैंने अभी आपको बताया है, सेम वैसे ही है। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या करोगे, सेम प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें कुछ फीचर्स वगैरह ऐड कर दोगे। ठीक है, सेम तरह की क्लोथ्स बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होगा कि आप सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हो, उसे मिलता जुलता के प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या है कि इसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो आप मर्ज कर लोगे, इंश्योरेंस कंपनी ने टेक्सटाइल कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, ठीक है, या फिर वेजिटेबल ऑयल मिल के साथ कर लिया। मतलब ज़रूरी नहीं है जो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है ये सेम कंपनीज़ के साथ होगा। हॉरिजॉन्टल में आपकी, हॉरिजॉन्टल मर्जर में आपकी सेम कंपनीज़ होंगी, आपके रिलेटेड होगी। मान लो दोनों शैम्पूज़ की कंपनी है, दोनों ने मर्जर कर लिया। वर्टिकल मर्जर थोड़ा मिलती जुलती होंगी, दोनों ने मर्ज कर लिया। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होगा कि दोनों कंपनीज़ का जो नेचर है वो सेम नहीं होगा, बट फिर भी वो क्या करेंगी, मर्ज करेंगी। उसके बाद होल्डिंग कंपनी मैंने आपको बता दिया है, जिसके पास 51% शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिसके पास 49% से कम होते हैं वो होती है सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट है गाइस काइंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो पहला है प्योर होल्डिंग कंपनी। प्योर होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को कंट्रोल करती हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करती बिजनेस में। बिजनेस में कोई उसका लेना देना नहीं है, ठीक है, बस उसके शेयर्स को होल्ड करके वो रखती हैं। दूसरा है पेरेंट होल्डिंग कंपनी। इसमें गाइस क्या होता है कि वेयर एन एग्जिस्टिंग कंसर्न सीक्स टू कंसोलिडेट, मतलब जो एग्जिस्टिंग होती है वो क्या होती है, कंसोलिडेट कर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कंसोलिडेटेड और ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। इसमें क्या होगा कि आप एक न्यू कंपनी फॉर्म करोगे, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं दोनों वो खत्म हो जाएंगे, एक न्यू कंपनी फॉर्म करोगे। मान लो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, या ए कंपनी बी कंपनी थी, वो दोनों इकट्ठी हो गए क्या हो गई, ए बी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटिंग और मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी। इसमें क्या होगा, दिस टाइप्स ऑफ कंपनी नॉट होल्ड द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी बट इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग और मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी में क्या होगा कि शेयर्स वगैरह कोई कंपनी वो लेती नहीं है, बट जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस में उसमें वो पार्ट लेती हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी में क्या होगा, वो विच इट सेल्फ इज सब्सिडरी, वो खुद ही की होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी होगी। ठीक है, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी में क्या होगा कि मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, हमारा दो कंपनीज है, दोनों के पास कैपिटल 1-1 लाख की है, अगर दोनों मर्ज हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख। देखो उनकी क्या हो गई, कैपिटल डबल हो गई। अब उनको प्रॉफिट आएगा, मान लो पहले 10,000 का प्रॉफिट आता था, 20,000 का आ गया, तो प्रॉफिट डबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली फाइनेंस होल्डिंग कंपनी कुछ नहीं करती हैं, जो प्रॉफिट आता है उसको बांट लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का जो मेन कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का सब्सिडी कंपनी पे इतना नहीं होता है, बट ये रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट जो करती हैं, किसी भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर रिटर्न जो है वो उसे मिलेगा। अब है इस एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का फर्स्ट मेरिट क्या है कि इससे हम जो बिजनेस की कॉम्बाइन करके ईजी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है इसमें स्टेबिलिटी आती है हमारे कॉम्पिटिशन में, और कॉम्पिटिशन जो है उसे हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है गाइस रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन बाय सेंट्रलाइज परचेज एंड मार्केटिंग। मतलब इसमें अच्छी तरीके से जो इकोनॉमीज़ है, चाहे वो बड़ी छोटी हो, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल फॉर्म है कंपनी को फॉर्म करने का। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में गाइस क्या होगा, बेसिकली it is a result of horizontal integration, which means the firm or unit at the same stage of production, at the same level of activity in trade and commerce, combine with each other with the view to eliminate the intensity and competition. इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिशन में एक जैसी कंपनीज होंगी, ठीक है, एक जैसा उनका नेचर होगा, वो क्या करेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए इकट्ठी हो जाएंगी कि कॉम्बिनेशन को वो क्या कर सके, कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के। पहला है इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, सेम टाइप से हम या चाहे सेम टाइप ऑफ बिजनेस है उसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्म एग्रीमेंट कर सकती है जिससे वो कॉमन पॉलिसीज़ हैं वो इकट्ठी रख सकती हैं एंड कॉमन मैनेजमेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का कि इससे हम क्या करेंगे, कंपटीशन है वो उसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, इसमें कई बार मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो जाता है मार्केट पे। ठीक है, कई बारी हमारे में इसमें डिसइकोनॉमीज हो जाती हैं मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब जो यहाँ पे है, जो ये फर्म्स है जो इकट्ठी हो रही हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होगी। कई बार ये होता है ना, दो कंपनीज हैं, एक कंपनी रॉ मटेरियल बनाती है और दूसरा उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती हैं। वो
क्या होंगी, दोनों कंपनीज इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, खुद ही रॉ मटेरियल बनाएंगे और खुद ही फिनिश प्रोडक्ट बेच देंगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारा इसमें है, नेक्स्ट गाइज हमारा टॉपिक कौन सा है, एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहला है अश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल। अश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जैसे मैंने आपको कहा वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक फर्म रॉ मटेरियल बनाती है और दूसरी फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। अब इससे रॉ मटेरियल उनको आसानी से मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होगी, जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होंगे क्योंकि उनको कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा वगैरह इतना नहीं होगा क्योंकि उनकी अपनी कंपनी होगी, ठीक है। प्रोडक्शन होगी हमारी ट्रेड साइकिल की, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड यूटिलिटी आ जाती है, ठीक है। अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है, म्यूचुअल डिपेंडेंस आ जाती है, अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेस कोऑर्डिनेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका टॉपिक है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं, पहला इकोनॉमीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरा है एंटरप्रेन्योर कैन ग्रोथ विदाउट एक्वायरिंग मोनोपोली। विदाउट मोनोपोली हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। तो गाइज इस तरीके के कॉम्बिनेशन में गाइज बेसिकली क्या होता है कि जो ये कंपनीज होती हैं या फिर जो फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे पे इंडायरेक्टली कह सकते हो डिपेंड होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका ले सकते हो, मान लो प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है जो अखबार वगैरह बनाती हैं, ठीक है, तो वो मेनली कह सकते हो इंटीग्रेट किसके साथ है, मशीनरी के साथ, टायर्स के साथ, पेपर और इंक के साथ, ठीक है। इनके साथ ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जो इंक की होगी, पेपर की कंपनी होगी, ठीक है, उनके साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे अब आपका है 8th वाला डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। अब गाइस इसमें गाइस वो चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी शूज़ की कंपनी है, बाटा शूज़ की कंपनी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कई बार आप अगर उससे शूज़ वगैरह ख़रीदते हो तो वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि हम आपको रिपेयर्स करने के भी देंगे। अगर मान लो आपको फ्यूचर में कोई भी ख़राबी हो जाती है शूज़ में तो हम आपके रिपेयर भी करवा के देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो रिपेयर्स की कंपनीज होती हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, उनके शूज़ ख़राब हो गए उनको क्या कर रही हैं, ठीक करके दे रही हैं, तो एक तरह की सर्विस होगी। तो सर्विस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो चीज़ सर्विसेज दे रही हैं उनके साथ कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर गाइस आपको पता है एक तरह की टेम्प्रेरी पार्टनरशिप होती है जिसमें एक या दो फर्म इकट्ठी होती हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है उसके लिए इकट्ठी होती है, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो मतलब पार्टनरशिप नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में गाइस क्या है आपका, तो गाइस इसमें क्या होता है कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट आप देखते होगे, मान लो कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मान लो रोड्स बनाने का या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आप क्या करोगे, आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जिसको आप मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आगे आप जिससे काम करवाते हो वो आपकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होगी। उसके साथ आप क्या करोगे, उसको कहोगे कि भाई ये तूने काम करना है। इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या करोगे, आप उसके साथ अमलगामेट कर लोगे, इकट्ठे कर लोगे कि जो हमें हमारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है या सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसके साथ ही क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे। सो गाइज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इनकम टैक्स लॉ की बुक का, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट का और बीकॉम 5th सेम के सारे आपको जो सब्जेक्ट्स के वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। Meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.